तो ये JBS 08 है, पार्ट बी डिटर्मिनेंट्स का। इसका पार्ट ए में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और प्रॉब्लम डिस्कस किया था। 12 प्रॉब्लम्स थे। यहाँ पे भी हम लोग 12 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट ए में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बस सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, एक डिटरमिनेंट दे रखा है बड़ा सा, देन एफ 100 इज इक्वल टू, तो एफ 100 की वैल्यू बतानी है आपको। अब इसे सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करें, है ना। तो चाहे तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगा दें। देखो कैसे, आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है ना, इस डिटरमिनेंट देखो, जैसे दूसरी रो में देखो ध्यान से, तो एक्स 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 कॉमन दिख रहा है। तीसरी रो में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, एक्स एक्स, और एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन भी कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग दूसरी रो से हम लोग एक्स बाहर निकाल लेंगे और तीसरी रो से एक्स और एक्स माइनस वन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, इतना आ गया बाहर। दूसरी रो से एक्स आ गया और तीसरी रो से एक्स और एक्स माइनस वन बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, पहली रो में बचा एक्स वन एक्स और एक्स प्लस वन। ठीक है, दूसरी रो में बचेगा हमारा एक्स बाहर आ चुका है तो एक्स माइनस वन, और यहाँ पे ये एक्स बाहर आ चुका है एक्स प्लस वन। ओके, और तीसरी रो में हमारा क्या बचेगा, देखो एक्स एक्स माइनस वन बाहर निकाल चुके हैं तो सिंपली बचा है आपका 3 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा है एक्स एक्स माइनस बाहर आ चुका तो एक्स माइनस 2 बचा है, और यहाँ पे क्या बचा एक्स एक्स माइनस बाहर आ चुका तो एक्स प्लस 1 बचा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो आपको ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जो तीसरा कॉलम है वहाँ से एक्स प्लस 1 बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं। तीसरे कॉलम से एक्स प्लस 1 बाहर निकाल सकते हैं। तीनों कॉलम, तीसरे कॉलम में हर एक एलिमेंट में एक्स प्लस 1 अवेलेबल है ना, फैक्टर, तो निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, और एक बाहर आ गया एक्स प्लस 1 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, 1 बचा 2 बचा, यहाँ पे एक्स बचा, एक्स माइनस 1 बचा, और यहाँ क्या बचा एक्स माइनस 2 बचा, और तीसरे कॉलम में क्या बचेगा 1 1 1, है ना, ये बचा आ गया। अब चाहो तो इस डिटरमिनेंट को सीधे ओपन कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। ये चाहो आप लगा दो, सीधे ओपन कर लो, तो सिंपल से दिख रहा है ना। इसको ओपन लेते हैं। इसको अगर ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 कर दिया यहाँ पे, ये कट तो एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा, एक फैक्टर माइनस एक्स करेंगे, और दूसरा देखो ये कट तो 2 माइनस 3 आ गया, और उसको फिर प्लस 1 करेंगे, और ये आ जाएगा आपका दिस कट दिस, तो 2x माइनस 4 और माइनस 3x प्लस 3, माइनस 3x प्लस 3। डिटरमिनेंट ओपन करना आता है सबको, ये ओपन कर लो तो ये आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से एक्स एक्स उड़ गया सीधे, 2 माइनस 1 क्या 1 बचा, माइनस यहाँ देखो ये 2 माइनस 3 माइनस 1 बचा, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स बचा, और यहाँ से 2x माइनस एक्स बचा, माइनस 4 प्लस 3 क्या बचा माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स एक्स उड़ गया, 1 माइनस 1 उड़ गया, तो क्या बचा 0 बचा। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये समथिंग तो है ही है, इंटू 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमें एफ 100 चाहिए, तो एफ 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे 0 आ जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो बाकी ये फैक्टर इंटू 0 क्या सब 0 हो जाएगा ना। ये हमने ये वाले फैक्टर लिख लिए, इंटू 0 सब 0 हो गया, खत्म। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 देखो क्या है। इफ एक डिटरमिनेंट दे रखा 1x एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1x इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट एक्स क्यू माइनस 1 0 एक्स एक्स माइनस ये हो गया एक्स माइनस एक्स 4 और 0 दिस, ये लिखा हुआ है। अब आपको बताना है अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 है तो दूसरे वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिक तरीका तो यही है कि हम लोग पहले डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करें और x की वैल्यू निकालें, है ना, और जो x की वैल्यू आए दूसरे वाले डिटरमिनेंट में डालें, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दें, ओपन कर दें, तो आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, देखो क्या है, ये जो पहला डिटरमिनेंट लिखा हुआ है इसको अगर मैं मान लूँ इसका नाम रख दूँ डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू 3 दे रखी है, और जो दूसरा डिटरमिनेंट लिखा हुआ उसको ध्यान से देखो, तो ये जो एलिमेंट लिखे ये हैं क्या, इनको पहचानो, क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से। अगर अब 1 का कोफैक्टर निकालें तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1, देखो लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1, ये हमारा C11 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा अगर x का कोफैक्टर निकालें तो क्या होगा, दिस कट एक्स स्क्वायर माइनस 0, देखो ये C12 लिखा हुआ है। और तीसरा अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफैक्टर निकालें तो ये कट कर देंगे, ये तो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स की पावर 4 एक्स माइनस ये C13 लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। ऐसे अगर हम इस वाले x का कोफैक्टर निकालें दिस कट तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 0 मतलब 0 आ गया, ये C21 लिखा हुआ है। और ऐसे अगर इसका कोफैक्टर निकालें दिस कट तो x माइनस एक्स पावर 4
एक्स माइनस जी, देखो ये C12 C22 लिखा हुआ है। तो ये जो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है इसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है। तो आपको ये रिलेशन पता है कि डेल्टा सी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा की पावर n-1 होती है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3 है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा सी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला जो है डिटर्मिनेंट, ये वाला क्या है, ये डेल्टा सी है। और डेल्टा की वैल्यू आपको दिख रही है 3, तो सिंपली 3 स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सवाल खत्म। तो आपको ये रिलेशन पता होनी चाहिए है ना, कि किसी डिटर्मिनेंट का और उसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट जो रिलेशन होता है वो होता है ये चीज़, डेल्टा सी की वैल्यू होती है डेल्टा की पावर n-1। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो लिखा हुआ बड़ा सा डरावना सा डिटर्मिनेंट लिखा हुआ, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा क्या लिखा हुआ, ये a1 अल्फा 1 प्लस b1 बीटा 1, a1 अल्फा 2 प्लस b1 बीटा 2, a1 अल्फा 3 प्लस b1 बीटा 3। अब ये इस डिटर्मिनेंट को देखने से ही लग रहा है कि ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, समझे कि नहीं। और ये कौन से डिटर्मिनेंट है इसको आप देखो ऐसे, पहली रो में आप ध्यान से देखो तो ये a1 b1 a1 b1 a1 b1, और जो आपका दूसरा वाला टर्म है अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 3 बीटा 3 है। ऐसे अगर दूसरी रो की बात करें देखो a2 b2 सब में है, और ये a1 अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। तो यहाँ पे अगर हम दो डिटर्मिनेंट ऐसे बना दें, इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। तो ये a1 b1 और एक जीरो लिख लो एलिमेंट, दूसरा लिखो a2 b2 और जीरो लिखो, a3 b3 और जीरो लिखो इनटू, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट लिखो। अब उसमें क्या करो, अल्फा 1 बीटा 1 और जीरो, ये कॉलम बना दो, अल्फा 1 बीटा 1 जीरो, अल्फा 2 बीटा 2 और जीरो, अल्फा 3 बीटा 3 जीरो। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये दो डिटर्मिनेंट है, दो डिटर्मिनेंट का अगर प्रोडक्ट करें रो बाई कॉलम, ठीक है, रो बाई कॉलम अगर प्रोडक्ट करोगे, देखो इसको करो प्रोडक्ट, देखो क्या आएगा, इन दोनों डिटर्मिनेंट का जब प्रोडक्ट करेंगे तो यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। करके देखो, a1 अल्फा 1 प्लस b1 बीटा 1 प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो, तो पहला टर्म आ गया। फिर दूसरा a1 अल्फा 2 प्लस b1 बीटा 2 प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो, तो दूसरा टर्म आ गया देखो। फिर a1 अल्फा 3, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। और ये आप देख सकते हो इस वाले में क्या है, एक कॉलम तीसरा कॉलम जीरो है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में क्या है, तीसरी रो जीरो है, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम अगर किसी डिटर्मिनेंट में जीरो हो गया सारा एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस जीरो फाइनली जीरो आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो क्या है देखो, लेट एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 -1 0 पी स्क्वायर पी क्यूब, वेयर पी इज कॉन्स्टेंट, देन डी क्यूब एफ एक्स अपॉन डी एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू 0 बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है पी प्लस पी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन पी प्लस पी क्यूब, इंडिपेंडेंट ऑफ पी से इंडिपेंडेंट है, कौन सा होगा देखो। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो ये दूसरी और तीसरी रो में कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, तो जब 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमेशा क्या होगा, दूसरा और तीसरा रो तो सेम रहना है, वो पड़ा रहेगा, तो कुछ नहीं होगा, बस पहली रो को 3 बार डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो देखो जब पहली बार में, बस शॉर्ट में लिखता हूँ, अगर पहली बार करेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली रो में आएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये साइन एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, ओके। जब तीसरी बार करेंगे तब क्या हो जाएगा, 6 आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो हमारा जो इसका एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू होगी वो सिंपली ये होगी 6 माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। बस पहली रो को 3 बार डिफरेंशिएट कर दो, है ना, खत्म। बाकी दूसरी तीसरी ऐसी रहेगी, इसका माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव लिखने का तरीका क्या होता है, एक बार पहली रो को डिफरेंशिएट करो, दूसरी तीसरी ऐसे लिखो, प्लस फिर दूसरी बार डिटरमिनेंट लिखो, पहली रो को ऐसे लिखो, दूसरी का डेरिवेटिव लिखो। तो दूसरी, इसमें क्या है, दूसरी तीसरी रो कांस्टेंट, इसलिए दूसरी रो के सारे एलिमेंट जैसे हम डेरिवेटिव लिखेंगे दूसरी बार तो जीरो हो जाएंगे, तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए लिख ही नहीं रहे। तो बस ये चीज़ हम बता चुके हैं ऑलरेडी, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, पहले पार्ट में हम बता चुके हैं ना।
तो बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। अब x की वैल्यू 0 डाल दो इसमें, तो 0 डालेंगे तो क्या आएगा देखो, तो ये f ट्रिपल डैश आपको 0 बताना है। तो जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ cos 0 क्या होता है -1, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू cos 0 1 हो जाएगा, 1 आगे -1 लगा तो -1 हो जाएगा, और sin 0 तो 0 होता है। यहाँ पे दूसरे रो में 6 है, -1 है, 0 है, यहाँ p है, p² है, p³ है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से। अच्छा ये देखो, पहली रो और दूसरी रो सेम हो गई, तो अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो आइडेंटिकल हो जाते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। और 0 का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ p से इंडिपेंडेंट है, एकदम सिंपल है। p कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ p है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस ए वाई इक्वल टू 0, ए जेड प्लस वाई इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशंस, देन वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है कौन सा है, सबसे पहले आप देखो क्या है, होमोजीनियस क्वेश्चन है। और इसको अगर हम सही से लिखें तो इसको आप ऐसे लिखो, ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस क्या है, जेड नहीं तो 0 जेड लिख लो इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ दूसरे में जेड है। तो दूसरे वाले को अगर सही से लिखें तो क्या लिखेंगे, 0x, एक्स वाला ने 0x प्लस वाई है और प्लस क्या ए जेड है इक्वल टू 0। और तीसरा वाला लिखा हुआ है, इसको सही करो, तो ए एक्स प्लस 0y और प्लस क्या है z इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन है, होमोजीनियस है, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट टर्म है तीनों का, d1 d2 d3 की वैल्यू 0 है। और इसमें आपने देखा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, या तो इसमें दो चीज़ें होती थी, या तो डेल्टा 0 होता था या तो डेल्टा 0 नहीं होता था। डेल्टा 0 होता था तो क्या होता था, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसी को क्या बोलते थे, ट्राइवल सोल्यूशन, है ना। और जब यूनिक सोल्यूशन होता था तब उसे क्या बोलते थे, जब यूनिक सोल्यूशन होता था क्या बोलते थे, ट्राइवल सोल्यूशन, 0 0 वाला सोल्यूशन। बाकी इनफाइनाइट सोल्यूशन उसको नॉन ट्राइवल सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नॉन जीरो सोल्यूशन, इन सब के लिए क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बस डेल्टा 0 कराना है यहाँ पे, और डेल्टा 0 करा देते हैं। तो जैसे डेल्टा 0 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, डेल्टा लिखते कैसे, 1a, और ये क्या हो जाएगा 0, 1a 0 और 0 1a 0 1a, तीसरा क्या a 0 1 a 0 1, बस इसे 0 करा दो। तो जब ऐसे 0 होगा तो क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, या फिर आप नॉन ट्राइवल सोल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, नॉन जीरो सोल्यूशंस बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, 0 0 वाला सोल्यूशन रहेगा प्लस नॉन जीरो अदर सोल्यूशन भी रहेंगे। तो ये सारी बातें इसी के अंदर आती हैं, बट डेल्टा 0 होना चाहिए। इसे सॉल्व करो तो एक वैल्यू मिल जाएगी, इसको ओपन कर देते तो 1 इंटू ये हो गया 1 माइनस 0, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, -a, इसको ओपन करो, दिस कट तो 1 माइनस a, सॉरी 0 इंटू 1 0 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ 1 बना, और यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा इक्वल टू 0। तो a³ प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 1 एक फैक्टर आएगा, और दूसरा आएगा a² प्लस a प्लस 1, यहाँ पे सॉरी माइनस 1 प्लस 1 एक आएगा a² माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इमेजनरी वैल्यूज आप मिलेंगे तो बस एक मिलेगा, a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, -1, और यहाँ से ये वाला जो एक्सप्रेशन क्या देगा, इमेजनरी वैल्यू मिलेंगी, यहाँ से इसकी जरूरत ही नहीं। तो एक वैल्यू -1 कौन सी मिली, तो उससे पूछा कि वैल्यू ऑफ ए -1, एक आंसर आ गया, ए की वैल्यू -1 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बस ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट सोल्यूशन होमोजीनियस इक्वेशन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन या नॉन ट्राइवल सोल्यूशन या फिर नॉन जीरो सोल्यूशन, इन सब के लिए क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 0। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। देखो यहाँ पे उसी बात को नॉन जीरो बोला गया है, और ये होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही, तो नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन तो डेल्टा मस्ट भी 0, तो यहाँ भी डेल्टा 0 करा देंगे। और डेल्टा 0 क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, लिखते कैसे, ये हो गया एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को x का 1 हो जाएगा, और ये -k लिखा, और ये z का -1 लिखा। दूसरी क्वेश्चन है k y का -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1। और तीसरी क्वेश्चन x y, तो 1 1 -1 1 1 -1, बस इक्वल टू 0 करा दो, यहाँ से सॉल्व करो। अब इसको खोल देते हैं, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 कट ये कटता आ जाएगा, 1 -1 मतलब +1, ओके, माइनस प्लस के हो जाएगा, ये कट तो हो जाएगा -k और माइनस ऑफ -1 मतलब +1 -1, ये हो गया।
तो हो जाएगा के माइनस ऑफ माइनस में प्लस वन, के प्लस वन आ गया इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस के स्क्वायर और ये प्लस के हो गया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से के स्क्वायर ये काट के माइनस, तो क्या बचा 2 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 माइनस 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो के स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ गई 0, है ना। तो के माइनस 1 दो फैक्टर आ जाएंगे, के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई, दिस इम्प्लाइज के की वैल्यू आ गई 1 और माइनस 1। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको 1 और माइनस 1, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। देखो यहाँ पे नॉन ट्राइवल, तो इन्फानाइट बोले, होमोजीनियस के केस में इन्फानाइट सोल्यूशन बोले, नॉन जीरो सोल्यूशन बोले, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन बोले, इन सबका मतलब क्या है, एक ही है, डेल्टा इक्वल टू 0। क्लियर है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 कराना है बस, यहाँ से जो फिर आ जाएगा आपका। तो देखो डेल्टा इक्वल टू 0 कराएंगे, उससे पहले हम लोग डेल्टा लिखे, तो डेल्टा लिखेंगे क्या, देखो ये 1 हो गया और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। दूसरा क्या है, -1 है और ये क्या है 4 है और ये क्या है 7 है। और तीसरा क्या है sin 3 थीटा और ये क्या है cos 2 थीटा और तीसरा क्या है 2 है। और ये हो गया हमारा डेल्टा, बस इसे 0 करा दो, इक्वल टू 0 कर दो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा में आपका इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको खोलते हैं पहले, तो इसे ओपन करेंगे तो देखो 1 हो गया, ये कटिएगा 4 दूनी 8 माइनस 7 cos 2 थीटा, 7 cos 2 थीटा आ गया। उसके बाद फिर -3, दिस कट तो हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा -7 sin 3 थीटा, ये हो गया। उसके बाद +7 आ गया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, तो हो जाएगा -cos 2 थीटा, -cos 2 थीटा -4 sin 3 थीटा, -4 sin 3 थीटा इक्वल टू 0 करा दो। तो यहाँ से आएगा आपका देखो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 8 - 7 cos 2 थीटा और यहाँ से आ जाएगा -3 दूनी 6 प्लस का हो गया, माइनस प्लस हो गया, 7 - 3 21 sin 3 थीटा और ये हो जाएगा -7 cos 2 थीटा, -7 cos 2 थीटा और माइनस प्लस 7 × 4 = 28 sin 3 थीटा इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 7, ये थोड़ा मिस्टेक होगा ना, 7 × 28 माइनस होगा ना, सॉरी ये माइनस होगा ना। देखो 7 × 4 कितना हो जाएगा, माइनस लगा ना, 7 × 28 -20। ओके करेक्शन, ठीक है। अब इसको सही करो, देखो तो ये हो जाएगा आपका 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो गया। और ये -7 cos 2 थीटा और -7 cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, -14 cos 2 थीटा आ गया। ठीक है, 21 sin 3 थीटा -28 sin 3 थीटा, क्या बचा 7 -7 sin 3 थीटा, -7 sin 3 थीटा, ये बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको 7 कॉमन दिख रहा, तो 7 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2 cos 2 थीटा और माइनस कितना हो जाएगा sin 3 थीटा इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है देखो cos 2 थीटा sin 3 थीटा बन गई, तो इसको आप क्या करो, थीटा में ब्रेक कर लो, 2 थीटा थी थीटा में चेंज करेंगे। तो आप इसको ऐसे करो 2 - 2 cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट करो, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये माइनस sin 3 थीटा को लिखो 3 sin थीटा, sin 3 थीटा का 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, तो ऐसे रहेगा इक्वल टू 0। अब इसे ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 - 2 हो जाएगा +4 sin स्क्वायर थीटा, है ना। और ये -3 sin थीटा हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा 4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। देखो ये 2 से 2 उड़ गया, तो यहाँ से आ गया 4 sin क्यूब थीटा +4 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी क्वेश्चन 4 sin क्यूब थीटा +4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो sin थीटा कॉमन ले लो, तो sin थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा आपका 4 sin स्क्वायर थीटा और ये बचेगा आपका 4 sin थीटा +4 sin थीटा -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गई क्वेश्चन, इसको 0 करो
तो एक तो आ गया साइन थीटा इक्वल टू जीरो है ना, एक फैक्टर साइन थीटा जीरो, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल सकती है, जीरो पाई। हमें इस इंटरवल में चाहिए तो ये तो लेना ही नहीं है, ये भी बेकार ये भी बेकार, नहीं ले सकते हैं। दूसरा एक टर्म ये बचा 4, इसको जीरो करते हैं है ना, तो दूसरे वाले टर्म को यूज करते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू जीरो। इसको करते हैं, इसको फैक्टराइज करो, यहाँ से मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू जीरो, और इसे फैक्टराइज करते हैं। तो इसे फैक्टराइज करो तो 4 3 12 हो गया, और इसको फैक्टर करना है 6 2 12, हाँ ठीक। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप कॉमन ले लो 2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लो तो 2 साइन थीटा प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो एक मिलेगा 2 साइन थीटा माइनस 1, 2 साइन थीटा माइनस 1 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर आएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 दूसरा फैक्टर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 एक, और दूसरा आ गया साइन थीटा की वैल्यू आ गई -3/2 जो कि बकवास है। -3/2 का मतलब -1.5 जो कि पॉसिबल ही नहीं, तो बस ये कि ये बचा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, ये देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा क्या हो सकता है, एक तो मिल गया π/6 मिल गया, और दूसरा पाई माइनस π/6 5π/6 मिल गया। बस यही दो वैल्यूज आएंगी 0 से पाई वाले इंटरवल में, है ना, π/6 और 5π/6 कितना है, तो कहा गया कि है नॉट इसकी वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, तो कितने हो जाएंगे 2 वैल्यूज, आंसर 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस α x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू α माइनस 1, x प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू α माइनस 1, x प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू α माइनस 1 हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन इफ अल्फा इज। तो देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है, डेल्टा 0 हो और सारे डेल्टा 0 हो। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि ये कहीं पैरेलल प्लेन तो नहीं बन रहे हैं, वो हम वैल्यू जो आएगी अननोन पैरामीटर अल्फा की वो डाल के चेक कर लेंगे। तो अगर उसके लिए पैरेलल प्लेन हो गए तो फिर नो सोल्यूशन वाला हो जाएगा। तो अगर इन्फाइनाइट सोल्यूशन है तो ये मस्ट भी 0 होगा, अगर इन्फाइनाइट सोल्यूशन है तो ये चीज़ 0 होगी। तो हम सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि ये 0 कहाँ हो रहा है, तो पहले डेल्टा को देखें 0 कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा 0 कब होगा, तो डेल्टा लिखने के लिए क्या करेंगे आप, ये लिखेंगे अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 1 और तीसरा 1 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा इक्वल टू 0 कराना है। तो इसका करो सॉल्व करो, तो अल्फ़ा खोल दो डिटरमिनेंट को, दिस कट तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 आ गया, -1 दिस कट तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस 1 और प्लस 1 हो गया, और ये कट हो जाएगा तो 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो गया। अब इक्वल टू 0 कराना है इसको, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर -1 को अल्फ़ा -1 लिखो, अल्फ़ा +1 लिखो, ठीक है। अब इसको देखो ये क्या है, माइनस अल्फ़ा -1 है, और यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा माइनस कॉमन ले लो तो अल्फ़ा -1 है। तो देखो अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1 अल्फ़ा -1 अल्फ़ा +1 और -2 टाइम्स अल्फ़ा -1 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अल्फ़ा -1 कॉमन दिख रहा है आपको, अल्फ़ा -1 कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ से डेल्टा 0 होने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू तो एक तो ये दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0 हो जाए तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक तो ये मिल गया। दूसरा ये वाला फैक्टर 0 करा दो, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0। अल्फ़ा कॉमन ले लो तो अल्फ़ा +2 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लो तो अल्फ़ा +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा -1 और आ जाएगा अल्फ़ा +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा -1 अल्फ़ा +2, तो एक आया 1 और एक आया -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, अल्फ़ा की वैल्यू 1 और क्या आ गई -2, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 और -2 आ गई है ना। तो ये दो वैल्यूज़ आई, अल्फ़ा की वैल्यू और -2। तो 1 और -2 पे क्या होगा, डेल्टा 0 होगा।
अब चेक करते हैं जरा, देखो अगर अल्फा की वैल्यू 1 डालते हैं तो 1 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 पे हो क्या रहा है कि आपका ये इक्वेशन बन जा रहा है अल्फा की वैल्यू 1 पे, अल्फा 1 डालेंगे तो सबके देखो कांस्टेंट है, 1 माइनस 1 1 माइनस सब जीरो हो गया। और यहाँ से सिंपली क्या बनेगा, तो अल्फा की वैल्यू 1 के लिए हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू वाई और प्लस जेड इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, सेम बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन अल्फा 1 डाल दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। और ये देखो कॉन्सिडेंट प्लेन बन गए और होमोजीनियस सिस्टम बन गया, एक्स वाई प्लस एक मिनट जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये इन्फानाइट सोल्यूशन होंगे ही, ठीक है, कॉन्सिडेंट प्लेन इन्फानाइट, तो ये अल्फा इक्वल टू 1 ओके है, इसमें कोई समस्या नहीं। -2 पे चेक करते हैं। अब -2 के लिए क्या करो, देखो डेल्टा तो 0 है, अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी 0 होना चाहिए, तो एक बार डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं पहले। तो डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो आपका पहला वाला कॉलम है एक्स वाला, उसकी जगह अल्फा -1 ये डालेंगे, तो अल्फा -1 अल्फा -1 अल्फा -1, बाकी दो कॉलम ऐसे लिखो 1 अल्फा 1, सब लिखा चुके हैं। कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड अल्फा। अब यहाँ अल्फा -1 दिख रहा है कॉमन, पहले कॉलम में तीनों में अवेलेबल, अल्फा -1 कॉमन ले लो आप, है ना, ओके। और बाकी अंदर क्या बचा है, यहाँ पे देखो 1 1 1 बचा, 1 अल्फा 1 बचा, 1 1 अल्फा 1 1 अल्फा बचा। अब इसको खोल दो, तो इसको अगर हम इसको अल्फा -1 तो ठीक है, अंदर डिटरमिनेंट को अगर ओपन करें देखिए क्या आता है, 1 ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -1 करो दिस कट तो अल्फा -1 हो गया, और यहाँ पे ये कट तो 1 माइनस अल्फा प्लस ये कट तो 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये आ गया आपका अल्फा -1 है ना, इंटू अंदर गया तो ये अल्फा -1 ये अल्फा स्क्वायर -1, और यहाँ हो जाएगा अल्फा -1 एक सेकेंड 1 माइनस अल्फा, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा अल्फा -1 माइनस का, तो ये हो जाएगा -2, तो अल्फा स्क्वायर -1 -2 टाइम्स अल्फा -1 है ना, ये हो गया, ध्यान से देखना, तो -2 टाइम्स अल्फा -1। अब इसको अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा अल्फा -1, देखो यहाँ पे दिख रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा +1, तो अल्फा -1 एक और बाहर निकाल लेते हैं, तो अल्फा -1 एक यहाँ से इस पार्ट से अल्फा -1 अल्फा +1 आएगा, तो अल्फा -1 बाहर निकाले तो अंदर हो गया, सॉरी बाहर हो गया अल्फा -1 का स्क्वायर, और अंदर बचा अल्फा +1 और -2, तो 1 -1 बचा, तो ये बचा क्या अल्फा +1 -2, तो फिर से अल्फा -1 बचा, तो ये तो बड़ा अच्छा सा आ गया अल्फा -1 का क्यूब आ गया। अब आपको देखो डेल्टा एक्स दिख रहा, अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 यूज करते तो देखो डेल्टा एक्स ये तो चेक कर चुके हैं, तो अगर -2 यूज करेंगे तब क्या होगा, देखो अगर हम अल्फा की वैल्यू -2 लेंगे तो डेल्टा तो 0 है, लेकिन डेल्टा एक्स क्या होगा, देखो डेल्टा एक्स में अगर अल्फा की वैल्यू -2 डालें तो -2 -1 -3 और -3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा नॉन जीरो है, तो -3 का क्यूब 3 3 -27, डेल्टा एक्स 0 नहीं है। तो अगर हम अल्फा की वैल्यू -2 लेते हैं तो डेल्टा तो 0 हो रहा, लेकिन डेल्टा एक्स 0 नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। अगर डेल्टा 0 हो और एट लीस्ट 1 ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो हो जाए तो क्या हो जाता है, इन्फानाइट सॉरी नो सोल्यूशन आ जाता है, हमें तो इन्फानाइट सोल्यूशन चाहिए। तो डेल्टा एक्स ही 0 नहीं हो तो -2 तो नहीं ले सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया, देखो हैज इफ अल्फा इज -2 ये नहीं, नॉट -4 ये 1 ले सकते हैं, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है, हैज ऑप्शन है क्या इन्फानाइट मेनी सोल्यूशन एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग वाई इक्वल टू 2z, नो सोल्यूशन, तीसरा ऑप्शन इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशन एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग एक्स इज इक्वल टू 2z, चौथा ऑप्शन है ओनली द ट्राइवल सोल्यूशन। तो इधर देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो पहले तो हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा, इसका डेल्टा देखते हैं, अगर डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा 0 है या नॉन जीरो, उसके बाद चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा कैलकुलेट करते हैं, तो देखो डेल्टा लिखते हैं इसका, है ना, डेल्टा देख लें एक बार, डेल्टा की वैल्यू क्या लिखेंगे 7, ये डेल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 7 6 -2 4 2 3 4 और ये हो जाएगा 2 1 -2 -6 1 -2 -6, ठीक। ये देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो जरा, इसे ओपन करना, प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं, सीधे ओपन कर लो, है ना, कौन सा नंबर ही तो है,
दिस कट तो हो जाएगा 6×4 = 24, -24 -4 +4 आ जाएगा। उसके बाद -6 हो गया। दिस कट 6×18 -18 और -2 हो गया। उसके बाद फिर +-2, तो ये हो गया दिस कट, तो ये हो जाएगा 3 × 6 -4। ओके, अब इसकी वैल्यू देखो जरा क्या आ रही है। 7 -24 +4 कितना हो जाएगा, -20 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 18 2 कितना हो गया, 20 हो गया, -20 और ये -6, तो माइनस में प्लस हो गया 6 × 20। उसके बाद ये 6 4 10 होगा, -10 और -2, तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 × 10 आ गया। इसको देखो 7 दूनी 14 -140 और ये 6 दूनी 12 +120 और ये +20। तो ये फाइनली क्या हो रहा है, डेल्टा की वैल्यू देखो क्या आ रही है, डेल्टा की वैल्यू आ रही है -140 और +120 120 कितना, वो 120 +20 कितना 140 आ गया। और ये कट गया, सीधे क्या बचा, 0। डेल्टा 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, या तो क्या होंगे इस यहाँ पे होमोजीनियस हो तो सिंपल सी बात क्या होगा, इन्फानाइट सोल्यूशन, एकदम श्योर है इन्फानाइट सोल्यूशन, या इसको बोलते हैं नॉन ट्रैवल सोल्यूशन, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है तो इन्फानाइट सोल्यूशन श्योर हो गया। अब आपका जो ऑप्शन है कौन सा, पहला और तीसरे के बारे में हम सोच सकते हैं। ये पहले ऑप्शन में लिखा, तीसरे में लिखा। अब हमें देखना है कि सोल्यूशन कैसा, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो एक में वाई जेड में रिलेशन इस्टेब्लिश है, एक में क्या एक्स जेड में है। तो वाई जेड वाली रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स को गायब करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको जरा चेक करो, इस वाले नीचे तीसरी क्वेश्चन को इसका नाम रख देते 1, इसका नाम रख देते 2 और इसका नाम रख देते तीसरा। हमें पहले क्या चाहिए, आपको वाई जेड में रिलेशन अगर चाहिए, क्योंकि हमें डाउट है पता नहीं क्या, तो वाई जेड में चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स काटना, तीसरी में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3x 3 दूनी 6, 3 से क्या 3x 3 दूनी 6 और 3 छंग 18z = 0। और दूसरी वाली को ऐसे छाप दो 3x + 4y और ये हो जाएगा +2z = 0। अब इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया और ये माइनस, तो क्या बचा -10y और यहाँ पे देखो -18 -2 -20z = 0। तो यहाँ बचा आपका -10y और -20z = 0। 10 कॉमन ले लो तो आपका बचेगा यहाँ पे y + 2z = 0। तो y + 2z = 0, तो यहाँ से आएगा y की वैल्यू आ जाएगी -2z, लेकिन यहाँ y = 2z दिया हुआ है, इसका तो ये गलत हो गया है ना, इसका तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा ये गलत हो गया, पहला और तीसरे में ही कोई सही होगा, तो ये गलत हो गया तो तीसरा ही सही होगा, सही हो गया तीसरा। लेकिन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स जेड में ही क्वेश्चन निकालना, वैसे तो सही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अलग बात है, लेकिन सही एकदम 100% श्योर है कि ये गलत, दो ही सही हो सकती, इनमें दोनों में कोई एक सही था। अब इसको देख लेते हैं ये आता है कि नहीं, रिलेशन आएगा ही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें एक्स जेड में लाना, वाई को काटना है, तो हम ऐसा करते हैं, वाई एक्स जेड में लाना, वाई को काटना है ना। तो देखो यहाँ पे इसको, यहाँ पे 4y, यहाँ पे 2y, इसको क्या करो, तीसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी इक्वेशन को क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x - 4y और ये -12z = 0। और जो दूसरी इक्वेशन है उसको ऐसे छापो 3x + 4y + 2z, 3x + 4y और +2z है ना। देखो सम कर दो, कट गया 3 तो 5x, यहाँ पे क्या बचा -12z + 2z -10z = 0। तो x की वैल्यू 5x = 10z, तो यहाँ से सीधे सीधे आ गया x = 2z। देखो ये सही आ गया, x की वैल्यू 2z आ गई कि नहीं, तीसरा ऑप्शन वैसे ही बोल दिया सही है। क्लियर है, तो तीसरा ऑप्शन सही आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ABC आर साइड्स ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल। तो आपको तो ये तो पता है कि ट्रायंगल के साइड्स हैं तो ABC पॉजिटिव होगा, और है ना, कोई भी दो साइड इसका तीसरे से बड़ा होगा, ये अंडरस्टूड ABC पॉजिटिव है, A B और C क्या है पॉजिटिव, अंडरस्टूड है ना, ये तो पॉजिटिव है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी कैसी होगी, देखो ये ABC BC CAB ये एक सर्कुलेंट है और इसकी वैल्यू हमने बता रखी कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, सीधा होता है ये, इसको ओपन करते तो ये आता है आपका, इसकी जो वैल्यू आती है, इसको अगर हम मान लेते हैं ये डेल्टा है, तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3ABC - A³ - B³ - C³, ये आता है इसका ओपन। और इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कॉमन ले लो, तो A³ + B³ + C³ - 3ABC। और इसका हमने फैक्टर भी बता रखा है, इसका फैक्टर हमने कहा था याद रखो, तो A क्या होता है A + B + C, और दूसरा फैक्टर होता क्या A² + B² + C² - A² + B² + C² -
ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फैक्टर होता है। इसको फर्दर अगर हम चाहें तो इसको सही कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो -1/2 कर दो और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और अंदर इसमें देखो 2 से डिवाइड कर, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², माइनस क्या होगा 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, ये हो गया। और इसको फर्दर अगर हम सही करें तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये एक फैक्टर ये बनेगा। दूसरे वाले लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस b² प्लस c² माइनस 2bc प्लस c² प्लस a² माइनस 2ca। अब ऐसा करने से ये चीज़ क्या बन जाएगी, देखो ये 3, अब इसमें abc कंज्यूम a² b² c² यूज हो चुका पूरा, a² देखो यहाँ 2a² यूज हो चुका, 2b² यूज हो चुका, b² यहाँ b² है ना, ये देखो, और c² हो चुका जी। और ये बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल, c माइनस a²। तो डेल्टा की वैल्यू देखो क्या बन गई, -1/2 a प्लस बी प्लस सी बन गया एक ब्रैकेट, और दूसरा बन गया हमारा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब तीनों साइड लेंथ क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, आपको दिख रहा है कि ये क्या होगा, ये वाला चीज़ हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, और ये वाली चीज़ क्या आ जाएगी, हमेशा पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है। और ये माइनस, तो पूरा ये पॉजिटिव आगे माइनस माइनस टाइम्स ये पूरा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 नंबर नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर सोल्यूशन एक्स वाई जेड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0 माइनस 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 0 दिस माइनस 7x प्लस 14y प्लस 9z इक्वल टू 0 सो दैट x² प्लस y² प्लस z² क्या 15 से 150 के रेंज में है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस, तो कितने इसके एक्स वाई जेड टाइप के ट्रिपलेट्स कितने होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें, ये पता करना है आपको। तो देखो अब ये तो कई सारे सोल्यूशन है, होमोजीनियस हो इन्फाइनाइट सोल्यूशन है, ये है अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब क्या इन्फाइनाइट सोल्यूशन है, मतलब डेल्टा 0 है, तो उसे करने की जरूरत नहीं, सीधे सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। जो एक्स वाई जेड के सोल्यूशन आएंगे उनको लिखेंगे कैसे, वो उसको देखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो पहली इसका इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, ये दूसरी इक्वेशन होगी, तीसरी इक्वेशन होगी। इस पहली इक्वेशन को अगर मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x माइनस 4y प्लस 10z इक्वल टू 0 हो गई। और दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिख दो -2x प्लस 4y और प्लस कितना हो जाएगा z इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे देखो 2x माइनस 2x खत्म, माइनस 4y प्लस 4y तो 11z इक्वल टू 0। तो सीधे z की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो z आ गया 0। अब हमें निकालना है x y में रिलेशन है ना, z 0 आ गया, तो z 0 है, कोई भी आप इक्वेशन कर लो। पहली इक्वेशन उठा लेते हैं, तो अगर हम पहली इक्वेशन का यूज़ करें तो x माइनस 2y और z की वैल्यू 0 डाल दो तो क्या आ जाएगा +0 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया 2y आ गया हमारे पास है ना, x की वैल्यू 2y आ गई और z इक्वल टू क्या आ गया 0, ये रहेगा हमेशा। तो x y हमें ऐसा लेना है कि x की वैल्यू 2y के बराबर रहे। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराना है, तो यहाँ पे x की जगह डाल देते हैं 2y स्क्वायर, सॉरी 2y, x की जगह 2y डालेंगे तो 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 15 और ये हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, x की जगह 2y डालो तो 2y का स्क्वायर कर दिया प्लस y स्क्वायर कर दिया। अच्छा z तो 0 आ ही चुका, 0 स्क्वायर कर दो लेस देन 150। अब यहाँ से आ गया 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 15 से 150। तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो तो 3 और ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 5 30। तो y स्क्वायर की जो रेंज है वो क्या 3 से 30 है। अब देखो यहाँ पे अगर हम y की क्या लेंगे, y की इंटीजर वैल्यू लेंगे तो ऑटोमेटिक x इंटीजर आएगा, ठीक है, z 0 रहेगा सब में, तो y की जो भी वैल्यू होंगी उसके करेस्पॉन्डिंग x क्या मिलेगा 2 टाइम्स दैट वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले y कितने हैं। तो y स्क्वायर की वैल्यू 3 से 30 के बीच में लेना है और y इंटीजर लेना है हमें। तो हमें ऐसा y लेना है जिससे कि इसका रेंज में रहे, इसी रेंज में रहे। जैसे अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 से तो नहीं होगा, 1 कहाँ, y 1 स्क्वायर का 30 नहीं आएगा। अगर 2 लेंगे तो क्या होगा
वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर सॉरी वाई की वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर जो 4 आएगा, 4 क्या आएगा 3 से 30 के बीच में आ जाएगा। अगर -2 लेते हैं तब भी -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, इस रेंज में आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं। प्लस माइनस देखो 3 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इस रेंज में आएगा। +-4 ले सकते हैं, है ना, +-5 ले सकते हैं। और अगर +-6 लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, बाहर हो गया। तो बस यही वैल्यूज ले सकते हैं वाई की, +-3, +-4, +-5। इससे हमें क्या पता चला वाई की कितनी 8 वैल्यू आई। तो अब इसके करेस्पॉन्डिंग हम रखेंगे, तो जैसे वाई की वैल्यू 2 डाला तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, वाई की वैल्यू -2 डाला एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो सारे इंटीग्रल ट्रिपलेट मिले और सब में जेड की वैल्यू 0 रहना है। तो टोटल कितने वैल्यूज मिलेंगी, देखो ये वाई की 8 वैल्यू है टोटल, तो 8 ट्रिपलेट्स मिलेंगे तो टोटल 8 आ जाएगा हमारे पास। समझ आ गया कि नहीं। तो सेट एस में कितने एलिमेंट कंटेन होंगे, 8 एलिमेंट कंटेन करेगा। क्लियर है, सिंपल सा आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 10, 3x + 2y + λ z = μ हैज मोर देन 2 सोल्यूशन। देखो मोर देन 2 सोल्यूशन का मतलब क्या है भाई, आपने सोल्यूशन पढ़ा है तो यूनिक सोल्यूशन आता है, या तो क्या होता है नो सोल्यूशन आता है, तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन आता है। तो मोर देन 2 सोल्यूशन का मतलब ये कौन सा केस है, इन्फाइनाइट सोल्यूशन वाला केस है ना, इन्फाइनाइट सोल्यूशन वाला केस है। और इन्फाइनाइट सोल्यूशन अगर होता है तो क्या होता है, इन्फाइनाइट सोल्यूशन के केस में डेल्टा की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा x 0 होता है, और डेल्टा y 0 होता है, और डेल्टा z भी 0। अगर इन्फाइनाइट सोल्यूशन है तो ये सारे डेल्टा 0 होते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि डेल्टा 0 कब होगा, तो उसके लिए म्यू लैम्डा क्या होना चाहिए, है ना, सारे डेल्टा 0 होने के लैम्डा म्यू क्या होना चाहिए वही निकालना है। तो एक बार डेल्टा 0 कराते हैं। तो डेल्टा आपको लिखना आता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 1 1 एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, दूसरे रो में 1 2 3 3 2 लैम्डा 3 2 लैम्डा, इसको 0 करा दो तो हमें लैम्डा पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। तो इसको खोल देते हैं, तो यहाँ 1 हो गया और ये कट तो 2 लैम्डा -6, 2 लैम्डा -6 हो गया। -1 करेंगे तो यहाँ पे ये कट लैम्डा -9, लैम्डा -9 आ गया, और यहाँ +1 आ गया, और इसको खोलो जरा तो 2 - 6 इक्वल टू 0 करा दो। तो यहाँ से देखो 2 लैम्डा -6 आ गया, यहाँ पे माइनस लैम्डा +9 आ गया, और ये 2 - 6 क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब देखो 2 लैम्डा, एक सेकेंड, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा बचा, और 6 4 10 -10 और +9 -10 +9 -1 बचा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये देखो लैम्डा 1 मजबूरी हो गया हमारे पास, अगर लैम्डा 1 लेंगे तभी ये 0 हो रहा, तो लैम्डा तो 1 लेना ही पड़ेगा, है ना, तभी डेल्टा 0 होगा। उसके बाद हमें डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z सबको 0 कराना है। तो एक एक करके करते हैं। डेल्टा x देखें कब 0 होगा, क्या होगा। तो डेल्टा x में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो डेल्टा x लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम को किससे रिप्लेस कर देंगे, 6 10 और म्यू से, 6 10 और म्यू से। बाकी दोनों कॉलम ऐसे लिखो 1 2 2 और यहाँ 1 3। अच्छा लैम्डा की वैल्यू 1 लेना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं, क्योंकि डेल्टा 0 तभी होगा जब लैम्डा 1 होगा, तो इसमें 1 ले लेते हैं। अब इसके हिसाब से इसको भी 0 कराना है, तो हमें म्यू निकल आएगा। इसको जरा ओपन करो, उसके बाद म्यू देखते हैं क्या लेना पड़ेगा। इसको 0 कराना ही है तो हमें म्यू निकल जाएगा। तो देखो खोल देते हैं, 6 ये कट कर दिया, ये तो 2 -3 तो नीचे हो गया, -1 इसको कट किया, इसको कट किया तो 10 - 3 म्यू आ गया, 10 - 3 म्यू हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ +1, और ये दिस कट तो 20 - 2 म्यू, 20 - 2 म्यू आ गया। इसे 0 कराना है। अब इसको देखो 2 - 6 -4 चंग 24, है ना, 4 से 24 आ गया, -24 हो गया। और यहाँ से -10 बचा, -1 +3 म्यू हो गया। और यहाँ पे देखो 20 + 20 - 2 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ 3 म्यू -2 म्यू बचा। और यहाँ देखो कितना हुआ 24 10 कितना -34 और -34 और +20 कितना बचा -14 बचा इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू 14 आई। अब देखो ध्यान से, म्यू डेल्टा x 0 होने के लिए म्यू की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 14 लेना ही पड़ेगा। अब डेल्टा y भी 0 होगा, डेल्टा z भी 0 होगा। अच्छा यहाँ पे एक चालाकी ये कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कहा गया कि मोर देन 2 सोल्यूशन है, इसकी वैल्यू बताना है। अब लैम्डा की वैल्यू 1 लेना ही है, और ये डेल्टा x 0 होने के लिए म्यू 14 लेना है। उसके बाद डेल्टा y डेल्टा z भी 0 होना पड़ेगा। तो जो म्यू की वैल्यू आएगी वो यही आना पड़ेगा। अगर अलग आएगी
तो फिर ये नहीं जीरो होगा, और इनफाइनाइट सोल्यूशन है और आंसर हमें बताना है। क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी वैल्यू बताइए, इसका मतलब हो रहा है ये, तो ये आपको डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को चेक करने की जरूरत ही नहीं, बाय डिफॉल्ट ही क्लियर है कि हाँ यही होगा ही। तो फटाफट इसमें म्यू की वैल्यू 14 रख दो, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 क्या आ गया 13 आ गया। तो इसकी वैल्यू आंसर क्या आ जाएगी इक्वल टू 13 आ जाएगा। ओके, थैंक यू। अब इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ अलग से हैं एक दो, तो वो क्वेश्चन और इससे पहला वाला जो पार्ट ए है इसका डिटरमिनेंट का, उसमें हमने थ्योरी के पॉइंट डिस्कस करें फटाफट स्पीड में। तो अगर आप इतना कर लेते हो इतना सफिशियंट है। और ये सेकंड लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट बी में, यहाँ से ये क्वेश्चन 100% आता ही है, नेचर ऑफ सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इससे और है समझ लो, अगर डिटरमिनेंट आप कर लेते हो तो आपके 8 नंबर पक्के हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।